हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्काईलाइट ऑनलाइन क्लासेस मीरगंज। दोस्तों, मैं यूसुफ आजाद। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। इसमें कुल हमने 5 पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पार्ट इंट्रोड्यूस है यानी परिचय। तो हम लोग परिचय में जानेंगे कि चैप्टर का नाम था मेरा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर्स। तो इसका डिफिनेशन वास्तविक संख्या किसे कहते हैं देखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से डिफिनेशन लिख दिया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और संख्या है जिसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग इसका डिफाइन करते हैं वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है। कहां से? 1 से शुरू होती है, उससे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याएं जो 0 यानी 0 से शुरू होती है, उससे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये सारी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या। नेक्स्ट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं, Q नॉट इक्वल 0। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल 0 यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उससे हम लोग क्या करते हैं? परिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे में 15/17 ये P/Q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुआ। 37/12 ये परिमेय संख्या के रूप में है, P/Q के रूप में, इसलिए ये परिमेय संख्या हुआ। जैसे फिर से देख लेते हैं 60, क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले जान चुके हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या ना हो तो उसके नीचे 1 छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। तो इसके नीचे भी 1 छुपा रहता है, इसलिए ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि 77/0, क्या यह परिमेय संख्या है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 है, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या डिफिनेशन ठीक परिमेय संख्या विपरीत होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे √2 √5 √7 √11, ये सारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है और इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे कि 77/0। जब 77/0 परिमेय संख्या नहीं होगा तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यहाँ पे हम लोग पूर्णांक का डिफिनेशन करते हैं कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी तरह की संख्या हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक क्या कहते हैं? पूरा अंक हो और उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे हम लोग देखते हैं कि 0 लेते हैं, उसके दाहिने तरफ जाते हैं तो प्लस में रहता है ये सारी संख्या, और बाएं तरफ जाते हैं तो वही संख्या माइनस में हो जाती है। तो ये इसमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों तरह की संख्या शामिल है, लेकिन पूरा इसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं इसमें कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं।
धनात्मक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके आगे प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह लगा हो या कोई चिन्ह न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। जैसे देख लेते हैं, जैसे 12, 21 प्लस 35 प्लस 105, ये सब क्या है? ये सब धनात्मक संख्या है। कैसे कहते हैं कि सारी संख्या क्या धनात्मक है? क्यों? अब यहाँ पे आ जाएगा दो तरह की संख्या है, क्या है कि इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे नहीं है, फिर भी ये धनात्मक संख्या है। क्यों? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह हो तो उसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, इसलिए 21 और 12 के पहले प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग धनात्मक संख्या कह सकते हैं। डिफाइन कर देते हैं कि धनात्मक संख्या तो वैसी संख्या जिसके आगे प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह लगा हो या कोई चिन्ह हो, उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये संख्या है, इसके आगे धन का चिन्ह नहीं लगा लेकिन बाकी सब के आगे लगा है, फिर भी ये सभी धनात्मक संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछली कक्षाओं में जानते हैं कि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो उसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, इसलिए ये सारी संख्या क्या है? धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या आते हैं निगेटिव नंबर, तो वैसी संख्या है जिसके आगे ऋण का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा हो, उससे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसमें क्या है कि माइनस का चिन्ह लगाना एकदम अनिवार्य है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे -35, -70, -1000, ये सभी संख्याएं क्या है? माइनस लगा है, इसलिए सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमेय 1.1 जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण Q और R विद्यमान है कि, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर दो धनात्मक संख्या लेते हैं। एग्जाम्पल में माना A बराबर 39 अब B बराबर 4। जब B से A में भाग देते हैं, तो 4 भागे 39, तो हमको क्या मिलता है कि 4 9 36, यानी कि 9 में 6 गया 3 है, कट जाएगा। रिमाइंडर हमको मिला 3 और क्वाड्रेंट मिला 9। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब 4 से 39 में यानी 39 से भाग दिए तो R का शेषफल हमको 3 मिलता है और क्वोटिएंट भागफल हमको 9 मिलता है। तो इसको लिख सकते हैं 39 इक्वल टू 4 गुणे 9 प्लस 3। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है कि 39 तो A का मान था और B का मान 4, लेकिन 9 जो है Q का मान है और प्लस 3 जो है R का मान है। यहाँ पर हमको देखते हैं कि R का मान 0 से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। B का मान तो 4 था तो B से छोटा है। तो इस तरह हम लोग जब भी R का मान आएगा तो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन कभी भी B के मान से छोटा ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि A बराबर 25 और B बराबर 5। तो जब 5 से 25 में भाग देते हैं तो 50 25 कट जाता है, तो R का मान क्या हो जाता है? 0। तो इसको हम लोग 25 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 गुणे 5 प्लस 0। तो A का मान 25, B का मान 5 और ये हो जाता है हमारा Q और ये हो जाता है R। तो ये Q प्लस R। तो R का मान जो है 0 के बराबर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 0 से बड़ा हो गया, लेकिन ये जो B का मान है 5 से छोटा है। तो जब भी R का मान आएगा तो B से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, B से छोटा ही होगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नेक्स्ट जो था टॉपिक था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें होता क्या है, इसका नाम ही है स्टेप वाइज स्टेप मेथड, स्टेप
वाइज स्टेप मेथड, यानी चरणबद्ध चरण विधि। इसमें कोई भी काम किया जाए तो उसको स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण किया जाए। जैसे ये भी विभाजन यानी भाग में ही है, लेकिन ये जो विधि लगता है ये अधिकतर एचसीएफ निकालने के लिए लगता है। जैसे हम लोग पहले एचसीएफ निकालते थे, मान लेते एग्जाम्पल में कि हम लोग को निकालना है 30 और 108 का एचसीएफ ज्ञात करें। 30 और 108 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम लोग पहले क्या करते थे, 30 से 108 में भाग देते थे, फिर जो शेषफल आता था फिर इसके में 30 में भाग देते थे, फिर जो शेषफल जब तक नहीं करता था तब तक हम लोग भाग देते रहता, जो लास्ट में करता था वो हमारा आंसर हो जाता, जो जिससे भाग पूरा पूरा कर जाता था। लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे होता है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, 30 से 108 में भाग देते थे, तो 30 से 90 बच गया 8, ये बच गया 1, 18, फिर 18 से 30 में भाग देते थे, फिर 18 कम 18, ये हासिल 10, 10 में फिर 2 में से गया 1, फिर 12 से जब 18 में भाग 12 कम 12, 8 में 2 गया 6, करिए 6 से फिर 12 में 6 गुना 12, तो हमारा ये आंसर होता था 6। क्यों? क्योंकि 6 से पूरा पूरा कट गया। लेकिन अब जो होगा हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा कि पहला स्टेप में आपने क्या किया, दूसरा स्टेप में आपने कैसे किया, तीसरा स्टेप कैसे किया, क्यों उसका आंसर उतना हुआ। तो देखते हैं कि स्टेप फर्स्ट हम कैसे लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट, इसका हिंदी होता है चरण, चरण फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट अगर हमको लिखना होता है तो इसमें जिस संख्या में भाग देते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं। 108 किससे भाग दिए हैं, तो 30, 108 बराबर 30, क्या भाग पर मिला है 3, 108 बराबर 30 गुणे 3, और शेषफल हमारा क्या बचा है, तो 18। तो एक चीज इसमें और ध्यान देंगे कि जब तक r का मान 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे, यानी जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है तब तक मेरा आंसर नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 होगा तो बी वाला जिससे, यानी बी वाला जो होता है जिससे भाग लगता है वो हमारा आंसर है। जैसे देखते हैं यहाँ पे r का मान 18 है, लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि r नॉट इक्वल 0। फिर स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या किया है, तो 30 में भाग दिए हैं, 30 में इसमें भाग दिए हैं, किससे भाग दिए हैं, तो जो शेषफल आता है तो 18 से कितना बन जाएगा, तो 18 का 18 कितना बचेगा 12। तो अभी भी r का मान 0 नहीं आया तो लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में हमारा क्या बचा, 18 है, तो 18 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे, तो जो शेषफल आता है तो 18 में भाग शेषफल से, तो कितना 12 कम 12 बन जाएगा, तो 18 से 12 कटेगा कितना बचेगा 6। अभी भी r का मान 0 नहीं आया। फिर देखते हैं स्टेप 4 में क्या मिलता है हमको कि 12 है, 12 से 12 में किससे भाग रहे हैं 6 से, तो 6 गुना 12। अब क्या होता है पूरा पूरा कर दिया, शेषफल जो आता है 0 आता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं चूंकि r बराबर 0, तो जब r का मान 0 हो जाएगा तो इसलिए हम लिख सकते हैं HCF किसका, तो 30 और 108 है बराबर 6, जिससे पूरा पूरा करता है, वही मेरा आंसर रहता है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो इस तरह का हम लोग जब भी आपको अभी स्टेप निकालना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बुक में आगे नेक्स्ट मिलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो हमको ये चीज नहीं करना है, ये चीज हमको लिखना है। तो अब हम लोग समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये चीज याद रखेंगे, स्टेप वाइज स्टेप मेथड, यानी कि चरण बाय चरण विधि। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं प्रमेय 1.2 पे। तो प्रमेय 1.2 को हम लोग कहते हैं अंकगणित आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहता क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी जो गुणनखंड आता है वो एकदम अद्वितीय होता है, टूटने वाला नहीं होता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं, कोई सा भाज्य संख्या लेते हैं जिसका गुणनखंड करके देखते हैं कि मेरा क्या यह सत्यापन सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 100 ले लिए। 100 भाज्य संख्या, जब भाज्य संख्या 100 है, 100 भाज्य संख्या है, इसको गुणनखंड करते हैं। 100 को गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 को गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले 2 से 2 5 10 0, फिर 2 से 2 दूना 4, बचेगा 1 0, तो 2 5 10, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 1 5। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 100 बराबर क्या? तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या, ये क्या है? भाज्य संख्या है, को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जितने सारे हैं सबका सब क्या है? अभाज्य संख्या है तथा वह गुणनखंड, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, यानी अभाज्य गुण जो क्रम आता है, जैसे इसमें 2 है 5 है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। 2 को तोड़ा जा सकता है नहीं ना, तो 2 को नहीं तोड़ा जा सकता, 5 को भी नहीं तोड़ा जा सकता, 1 को भी नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका कहने का मतलब कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो उसका अद्वितीय होता है, यानी तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटा होता है। और भी देख लेते हैं और एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 600 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में 600। अब 600 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 600 का इसको 2 नंबर कर देते, इसको 1 नंबर कर दिए। 600 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो 600 बराबर 600 का फैक्टर करते हैं तो 2 से 2 3 6 0, फिर 2 से 2 1 2 1 5 1 0, 2 5 10, फिर 0, फिर 2 से कट जाएगा, 0 है तो 2 से 2 7 14, बच गया, इसमें से बचेगा 1 0 10, 2 5 10। अब किससे कटेगा? तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं तो 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6, फिर इसमें से बचे 1 5 15, 3 5 15। अब देखते हैं 5 है तो 7, 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से कटेगा तो 50 25। यानी हम लिख सकते हैं 600 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो जितनी भी अभाज्य संख्या आया है इसको तोड़ा जा सकता है नहीं ना। तो यही चीज हमारा कहता है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है और वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जो अभाज्य गुणनखंड का क्रम आता है वो अद्वितीय होता है, अकेला होता है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह हम लोग का अंकगणित के आधारभूत परिमेय कहता है। अब हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या है? HCF इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब इसके नामी से हाईएस्ट यानी बड़ी, तो इसका डिफाइन जो होता है, डिफिनीशन जो होता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हो उसे उस संख्या का एचसीएफ कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की, तो उसका एग्जांपल अगर लेते हैं 10 और 16 का, एक हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें छोटा और बड़ा देखते हैं। तो 10 जो है छोटा है 16 से,
तब 10 से भाग देंगे हम लोग किसमें 16 में। क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है, तो 10 छोटा है इसलिए 10 से भाग दिए 16 में, 10 से कम 10 बचता क्या है 6 से भाग देंगे 10 में, तो 6 कम 6, फिर इसमें से 4 बचेगा, 4 से भाग देंगे 6 में, तो 4 कम 4, फिर इसमें से बचता क्या है 2 से भाग देंगे किसमें 4 में, तो 2 दूना 4, तो ये पूरा कर दिया, यानी हमारा एचसीएफ जो होगा 2 होगा। तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाग से कैसे एचसीएफ ज्ञात कर, अगर एचसीएफ बात करें 10 और 16 का तो 2 होगा। लेकिन फैक्टराइजेशन विधि, गुणनखंड विधि कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए होता है कि संख्या के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। अब समझेंगे क्या कहता है, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात के गुणनफल को एचसीएफ कहते हैं। जैसे देखेंगे अगर इसी के निकालना हो तो 10 का फैक्टर करते हैं तो क्या मिलता है हमको 2 से 2 पचे 10, फिर 5 से कम 5, 16 का करते हैं तो क्या मिलता है 2 से 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। तो इस तरह का हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब 10 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 10 बराबर क्या लिखते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे कि 10 बराबर लिखते हैं 2 गुणे 5 गुणे 1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 16 बराबर, तो 16 बराबर लिख सकते हैं 2, और 2 का 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे देखें 2 एक ही था तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 5 एक था तो 5 के पावर 1, और यहाँ पे 1 भी 1 और 1। अब यहाँ पे हमारा जो डिफिनीशन था, जो परिभाषा था उसके अनुसार देखेंगे तो परिभाषा क्या कहता है, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे उभयनिष्ठ कौन सा है, तो ये 2 है, दोनों में 2 है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, और उसका छोटी घात का गुणनफल, इसमें 1 भी है उभयनिष्ठ, और दोनों का छोटी घात, तो छोटी घात इसमें कौन सा है, तो 2 के पावर 1। तो एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ किसका 10 और 16 का, तो 2 के पावर 1 और गुणे 1 के पावर 1 गुणा होगा तो 2 के पावर 1 तो 2 ही होता है, 1 के पावर 1 तो 1 होगा, तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 हमारा आंसर। इसी तरह अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम इसका जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मतलब छोटी। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा डिफिनीशन जो होगा, वैसी छोटी सी छोटी संख्या, वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे समझेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक, इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, और इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पे बात होती है कि एलसीएम किसे कहते हैं, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं एलसीएम। अगर बात है कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, तो एलसीएम अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि 30 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो हम लोग तो नॉर्मली पहले जानते हैं कि 30 12 कैसे लिख देंगे तो एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से करें, 3 5 15, 3 गुना 6, अब गुणा कर देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, तो ये क्या आ जाता है 6 35 गुना 60, तो ये मेरा एलसीएम आ जाता था। लेकिन अगर बात करें फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक होता है कि संख्याओं के संबंध, यानी जितने भी संख्या उसके संबंध, संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के बड़ी घात, संख्याओं के यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं कर रहा है, संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के बड़ी घात के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पे 30 का अभाज्य गुणनखंड है तो क्या मिल जाएगा 2 से 15 30, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 एकम 5, 12 का करेंगे तो 2 से 2 छठी 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 एकम 3, तो 30 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, और सबके पावर में 1 क्योंकि सब एक बार है। अब यहाँ पे 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2
2 गुणे 2 नहीं लिख रहे, 2 गुणे 3 कर देते हैं और 1 कर देते हैं। 2 के पावर का है तो 2 को है तो 2 होगा, 3 के पावर 1 और 1 और। अगर एलसीएम की बात करें यहाँ पे एलसीएम किसका, तो 30 और 12 का, तो क्या हो जाएगा एलसीएम। तो कहता है कि जो बड़ी घात होगा उभयनिष्ठ वाला में, तो जो बड़ी घात होगा उसको लिखना है। तो उभयनिष्ठ में 2 है तो 2 के बड़ी घात 2 के पावर 2 इसको लिख दिए। गुण है 3 उभयनिष्ठ है तो 3 का पावर तो सेम है तो 3 भी लिख दिए 1। और इसमें 5 नहीं है तो 5 भी लिखना है क्योंकि संबंध है, छोड़ना नहीं है किसी को, तो 5 भी लिख दिया। और 1 उभयनिष्ठ है तो 1 के पावर 1 लिख दिए। तो ये जो है अब गुणा करें 2 का स्क्वायर 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, 4 के 12 25 60 कम 60। तो इस तरह हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाता है। तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। अगर कोई दो संख्या है उसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो उसमें कैसे संबंध होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में तो देखते हैं कि यदि दो संख्या, यदि दो धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी हो तो, ए और बी हो तो एचसीएफ ए कमा बी गुणे एलसीएम ए कमा बी बराबर होता है ए गुणे बी। यानी कह सकते हैं कि उस दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उस दोनों संख्याओं का एलसीएम का गुणनफल उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल में लिए थे कि 10 और 16 का जो हमारा एचसीएफ था, 10 और एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल 10-16 ले लिए। एग्जांपल 10-16 का एचसीएफ की बात करें तो 10 का फैक्टर करते हैं तो 2 5 10 फिर 5 एकम 5, 16 का तो 2 एकम 2 8 16 फिर 2 चौका 8 फिर 2 दूना 4 फिर 2 एकम 2। तो ऐसे हम लोग फैक्टर कर दिए। 10 बराबर लिख सकते हैं 10 बराबर क्या 2 गुणे 5 गुणे 1 और 16 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 1। तो एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ क्या इसका 10 और 16 का, तो सबसे छोटी घात 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम की बात करें 1 नहीं लिखेंगे तभी चलेगा क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। आप देखेंगे कि 10 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो बड़ी घात उभयनिष्ठ वाला का बड़ी घात 2 के पावर 4, उसके साथ ही 5 को भी लिखेंगे और 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 4 क्या होता है 16 गुणे 5 गुणे 1 यानी कि 80 होता है। तो अगर इसका हम लोग इस हिसाब से बनाएंगे तो एचसीएफ किसका तो 10 और 16 गुणे एलसीएम किसका 10 और 16 बराबर दोनों संख्या क्या है तो ए बराबर 10 और बी बराबर 16। तो यहाँ पे एचसीएफ मेरा कितना निकला था तो 2 निकला था और एलसीएम कितना है 80 है। अब बराबर है गुणा कर दो 16 का 160, 80 गुना 160 बराबर 160। तो इस तरह हम लोग का संबंध स्थापित होता है कि यानी अगर कोई दो धनात्मक संख्या दिया हुआ हो तो उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद।